हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने एस्टेट के लिए तैयारी शुरू कर रखी है और उम्मीद है आप लोग भी पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो हमारा एस्टेट होना है, अभी एक बार के लिए पोस्टपोन कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। अभी जल्दी ही होगा, ये नहीं कि बहुत आगे चला जाएगा, बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो 2 वीडियो मैंने अब से पहले एस्टेट वाले बच्चों के लिए बनाई है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं हमारे, उनकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टडी के लिए 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं। आज हम आगे पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो हमारा पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो बेसिक सा हमें पता है कि माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। माइक्रो से रिलेटेड हम कुछ बातें जान चुके हैं और कुछ बातें आज हम जानेंगे, जिसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल मैंने डीपली सा, बिल्कुल छोटे छोटे, ज़्यादा मुश्किल तरीके से नहीं, बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। और पूरी संभावना यही रहती है कि इन्हीं जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डिमांड के बारे में बेसिक सा हमने जान लिया था, आज कुछ बातें और जानेंगे। जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमने जाना कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, ठीक है। ये चीज़ हमने जान ली थी। कौन कौन सी चीज़ों पे डिमांड डिपेंड करती है, ये चीज़ें भी हमने जान ली थी, ओके। अब उसके बाद बात आती है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, लॉ ऑफ डिमांड ये केवल नॉर्मल गुड्स पर अप्लाई होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ओनली नॉर्मल गुड्स पर अप्लाई होता है, सामान्य वस्तुओं पर अप्लाई होता है, ओके। दूसरा, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ये इंफीरियर गुड्स पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है, नेगेटिव। लेकिन इंफीरियर गुड्स के लिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो इनफीरियर गुड्स के लिए नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि इनफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो प्राइस के कम होने पर ही हम कम करते हैं, प्राइस के बढ़ने पर हम उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। सो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड केवल अप्लाई होता है किस पे, नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होता है, ओके। उसके बाद बात आती है, 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी मांग का विस्तार एंड मांग का संकुचन। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी कि मांग का विस्तार और मांग का संकुचन कब होता है, केवल तभी होता है जब उसी वस्तु की, जिस वस्तु की बात हम कर रहे हैं, उस वस्तु की खुद की कीमत में चेंज आए तो ही मांग का विस्तार होता है और मांग का संकुचन होता है। अब ऑन गुड्स की प्राइस अगर कम हो जाती है, उसी गुड्स की प्राइस अगर कम हो जाती है और उससे डिमांड बढ़ती है, तो ये क्या होता है, एक्सटेंशन इन डिमांड। और जब उसी गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है और उससे डिमांड कम हो जाती है, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मांग का विस्तार और ये मांग का संकुचन। उसी गुड्स की प्राइस के कम होने पर जब मांग बढ़ती है तो मांग का विस्तार, उसी गुड्स की प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड कम होती है वो क्या होता है, मांग का संकुचन, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको मांग का विस्तार और मांग का संकुचन समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात आती है, यानी अब अदर थिंग्स की प्राइस भी कह सकते हैं, उनमें अगर चेंज आता है, अदर थिंग्स की प्राइस में चेंज आता है और उससे जब डिमांड चेंज होती है तो वहां पर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, यानी मांग में वृद्धि और मांग में कमी कहलाएगी वो, जब अदर थिंग्स की प्राइस में चेंज आता है। वही चीज है, अब अदर थिंग्स की, अदर गुड्स की प्राइस जो है उसमें अगर कमी होती है और उससे डिमांड बढ़ जाती है तो वो क्या आती है, इंक्रीज इन डिमांड, यानी मांग में वृद्धि। और अदर गुड्स की प्राइस अगर बढ़ती है और उससे डिमांड जब कम हो जाती है तो वो क्या होती है, डिक्रीज इन डिमांड, यानी मांग में कमी। अदर गुड्स की प्राइस के कम होने पर डिमांड जो बढ़ती है तो वो मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। उसके बाद अदर गुड्स की प्राइस जब बढ़ती है और उससे डिमांड जब कम होती है तो वो क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड, यानी मांग में कमी, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात आती है, ये तो डिमांड का पोर्शन क्लियर होता है। अब आती है बात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मांग की लोच की बात आती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो एक्चुअल डेवलपमेंट किया है, वास्तविक जो विकास किया है वो किया है डॉक्टर मार्शल ने। कब किया है, 1890 के अंदर इनकी बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1890 में मार्शल की बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी बुक के अंदर डॉक्टर मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में
बताया है। ओके, अब बात ये आती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब लॉ ऑफ डिमांड का हमें पता चल गया कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज। यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन कैसे कि प्राइस इस साइड जाएगी तो डिमांड इस साइड जाएगी, यानी हमें प्राइस और क्वांटिटी की अपोजिट डायरेक्शन बता दी किसने, लॉ ऑफ डिमांड ने। लेकिन उसने क्वांटिटी नहीं बताई हमें कि प्राइस में इतना चेंज होने पर क्वांटिटी में इतना चेंज होगा। इस चीज़ के बारे में लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड एक क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ये भी आपने ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो हमें ये भी बताती है, डायरेक्शन के साथ साथ ये भी बताती है कि प्राइस में इतना चेंज करेंगे तो क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। यानी इतने परसेंट अगर प्राइस को चेंज करते हैं तो क्वांटिटी में इतने परसेंट चेंज आएगा। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक कथन है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक कथन कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी वो हमें ये भी बताती है कि प्राइस में इतने परसेंट चेंज करने से डिमांड में इतना परसेंट चेंज आएगा। और इस कंसेप्ट को किसने दिया था, डॉक्टर मार्शल ने 1890 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बात आती है कि जिस प्रकार डिमांड जो है वो 3 प्रकार की होती है ना, उसी प्रकार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या है, 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 टाइप्स की हमारी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब नाम से स्पष्ट है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। ओके, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, बेसिक्स आपको ध्यान रखना है, जिसका रीजन क्या हो, प्राइस। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस में इतने परसेंट चेंज आने से क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज आएगा। ये मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। जिस वेरिएबल में पहले चेंज आता है ना, उसको हम हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में पहले चेंज आ रहा है उसको हमने कहाँ रख दिया, नीचे रख दिया। और ऊपर क्या है, इसकी वजह से किस में चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेगेटिव। तो ये क्या है, हमें बता देगा कि प्राइस में इतना परसेंट चेंज होने से क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज आ रहा है। दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको, इस फॉर्मूले को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, जो आपने ध्यान रखना है, माइनस का साइन तो रहेगा, माइनस पी अपॉन क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ये फॉर्मूला इसी से बना है। यानी इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और माइनस का साइन रहेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, उसके बाद बात आती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इनकम में इतने परसेंट चेंज आने से क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज आएगा। अब आपको पता है कि इनकम और क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन नेगेटिव, बट इनकम और क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे माइनस का साइन नहीं आएगा, यहाँ परसेंटेज चेंज इन इनकम नीचे और ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये फॉर्मूला होगा किसका, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर क्या होता है, 2 गुड्स का आपस में रिलेशन होता है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकती हैं, कोक और पेप्सी, कोक और पेप्सी। और दूसरा कंप्लीमेंट्री गुड्स हो सकती हैं, कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और ये कार और पेट्रोल। यानी जब गुड्स का आपस में रिलेशन हो तो वो एक दूसरे की डिमांड को प्रभावित करती हैं। जैसे मैं कहूँ पेप्सी की प्राइस अगर बदलेगी ना तो कोक की डिमांड में अफेक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार पेट्रोल की प्राइस अगर चेंज होगी तो कार की डिमांड में अफेक्ट पड़ेगा। वही चीज यहां पर है, वहां पर क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स या परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, इस यानी हम पेट्रोल की प्राइस में इतना चेंज, इतने परसेंट चेंज हो जाता है तो उससे कार की डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा। इसके मेजरमेंट को क्या कहेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की आड़ी लोच कहेंगे।
ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात आती है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज कितनी होती हैं, तो आपने बताना है कि 5 डिग्रीज होती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की कितनी डिग्री होती हैं? 5 डिग्रीज होती हैं। ओके, 5 डिग्री कौन कौन सी हैं? सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी पूर्णतः लोचदार मांग, यानी ईडी क्या है? इन्फिनिटिव होता है। ईडी क्या होता है? इन्फिनिटिव। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट डिग्री हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी क्या है? एक पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांड जब इन्फिनिटिव होती है, पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांड जब इन्फिनिटिव होती है, या हम ये कहें कि प्राइस में अगर थोड़ा सा वृद्धि कर दें उससे डिमांड क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो वो मांग कौन सी कहलाती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी इसका जो कर्व है वो कैसा बनता है? बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांड, यहाँ पर क्या है? प्राइस, और इधर क्या है? क्वांटिटी। पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांड क्या है? इन्फिनिटिव है। बट प्राइस को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ओके, उसके बाद आता है सेकंड डिग्री परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी पूर्णतः बेलोचदार मांग। ईडी क्या होती है? 0 होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्राइस में कितना ही चेंज आ जाए, प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, डिमांड ऑलवेज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। डिमांड में वृद्धि नहीं होगी ना ही कमी होगी। उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णतः बेलोचदार मांग। ईडी क्या होगी? 0। इसका जो कर्व है वो कैसा बनेगा? वाई एक्सिस के पैरेलल, यहाँ प्राइस और यहाँ क्वांटिटी। प्राइस कितना ही बढ़ती रहे कितना ही कम होती रहे, डिमांड ऑलवेज क्या है? कांस्टेंट है, वो ना बढ़ेगी ना कम होगी। ओके, वो कौन सी होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। थर्ड आता है यूनिटरी इलास्टिक, इकाई लोचदार मांग। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी ईडी क्या है? 1 के इक्वल होती है। ईडी क्या है? 1 के इक्वल होती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इसके अंदर क्या है? जितना हम प्राइस में चेंज करेंगे उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। यानी प्राइस को अगर हम 1 रुपीज़ कम करते हैं तो 1 रुपीज़ की क्या बढ़ जाएगी? डिमांड। अगर प्राइस को 1 रुपीज़ बढ़ाते हैं तो डिमांड भी 1 रुपीज़ की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ आपने ध्यान रखना है, प्राइस अगर बढ़ गई चाहे कम हो जाए बट टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है? कुल व्यय, कुल खर्चा हमारा उतना का उतना रहेगा, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस कम हो जाए। ओके, यानी जितना प्राइस को कम करेंगे उतनी डिमांड बढ़ा देंगे, जितना बढ़ाएंगे प्राइस को उतनी डिमांड को कम कर देंगे। तो वो कौन सी कहलाएगी? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उसके बाद बात आती है ग्रेटर देन यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी यानी इकाई से अधिक लोचदार। अब ये क्या होगा? जितना प्राइस में हम कमी करेंगे उससे ज़्यादा हम डिमांड को बढ़ा देंगे। प्राइस अगर 1 रुपये कम होती है तो डिमांड 2 रुपये बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 रुपये बढ़ जाएगी। यानी हम ये कहें प्राइस अगर कम हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। प्राइस अगर कम हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ी तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्राइस अगर बढ़ी तो टोटल एक्सपेंडिचर कम, प्राइस अगर कम हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो वो कौन सी होती है? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ओके, उसके बाद आता है लेस देन यूनिटरी यानी इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार। इसके अंदर क्या होता है? प्राइस अगर कम हुई, प्राइस अगर कम होती है ना तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या है? कम हो जाता है। प्राइस अगर बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो वो कौन सी होती है? लेस देन यूनिटरी। तो ये थी 5 डिग्रीज, 5 श्रेणियां किसकी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो इसको आपने ध्यान रखना है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात आती है, ये तो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात आती है क्या? इसकी 5 मेथड्स भी होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने की, यानी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इसका माप करना, इसको कैसे मापा जा सकता है। तो इसके 5 मेथड्स होते हैं, 5 विधियां होती हैं मांग की कीमत लोच को मापने की। वो विधियां कौन कौन सी होती हैं वो आपने उसके नाम ध्यान रखने हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यानी कुल व्यय विधि, दूसरा परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड्स, और थर्ड है पॉइंट मेथड, फोर्थ है आर्क मेथड, और फिफ्थ है रेवेन्यू मेथड। इन 5 विधियों से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ओके, तो इन 5 को भी आपने याद रखना है। ओके, अब उसके बाद बात आती है क्या
कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, हमारा सेकंड टाइप था ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इसकी भी डिग्रीज होती हैं, इनकी भी डिग्रीज होती हैं। वो डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं? 3 डिग्रीज हम ऑलमोस्ट मान के चलते हैं, 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं। सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी, अब हमें पता है अगर इनकम चेंज होगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम, यानी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, यानी दोनों की जो डायरेक्शन है इनकम और डिमांड की वो क्या है? सेम डायरेक्शन है। इट मीन्स पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ी, इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हुई। ये क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। तो ये कौन सी गुड्स के लिए होता है? नॉर्मल गुड्स के लिए। नॉर्मल यानी सामान्य वस्तुएं जो होती हैं उनकी अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड भी हम बढ़ा देते हैं, हमारी इनकम कम होती है तो उनकी डिमांड भी हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मल गुड्स के लिए हमेशा इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड जो वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ओके, उसके बाद है इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स क्या कि जब हमारी इनकम बढ़ती है ना, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब हमारी इनकम कम होती है तो हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, यानी नेगेटिव रिलेशन होता है किसके बीच में? इनकम और डिमांड के बीच में। कब? जब गुड्स क्या हो? इन्फीरियर हो, उस समय जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ओके, इन्फीरियर गुड्स के लिए, घटिया वस्तुओं के लिए जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ओके, उसके बाद थर्ड टाइप आता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जीरो कब होती है? या तो इनकम बढ़ जाए या डिमांड, इनकम बढ़ जाए या कम हो जाए, डिमांड ऑलवेज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, रहेगी ना कांस्टेंट। जब इनकम चाहे 100 रुपये है चाहे 500 रुपये है, डिमांड क्या रहेगी? कांस्टेंट। जैसे नेसेसरी गुड्स के लिए होता है, ऐसा कब होता है? नेसेसरी गुड्स यानी जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए इनकम इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। क्यों? इनकम बढ़ जाती है तो भी उतनी डिमांड, इनकम कम हो जाती है तो भी उतनी डिमांड। जैसे हमारी जो नेसेसरी गुड्स होती हैं लाइक आटा, गेहूं, जो भी हम, नमक, ये तो है नहीं कि इनकम बढ़ गई तो हम आटा ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, रोटी ज़्यादा शुरू कर देंगे खाने, नो, ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनकम के बढ़ने और कम होने पर डिमांड जब कांस्टेंट रहती है तो वो जीरो इनकम इलास्टिसिटी और कौन सी गुड्स के लिए होती है? नेसेसरी गुड्स के लिए होती है। ओके, ये थी डिग्रीज किसकी? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। उसके बाद बात आती है सेकंड, हमारी इलास्टिसिटी है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच। इसकी डिग्रीज के बारे में हम जानेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज, तो इनकी भी हम जानेंगे। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुड्स दो प्रकार का रिलेशन रखती हैं ऑलमोस्ट, कोक और पेप्सी। ये कौन सी गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट, यानी एक दूसरे की जगह यूज हो सकती हैं। उसी प्रकार कार और पेट्रोल, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी एक दूसरे को पूरा करती हैं। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो वही चीज़ है, क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर क्या होता है? एक गुड्स की प्राइस जो है वो दूसरी की डिमांड को अफेक्ट करती है। उसी चीज़ को हमने याद देखना है कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड पॉजिटिव है वो कौन सी गुड्स के लिए? सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। वो कैसे? अगर कोक की प्राइस बढ़ जाती है, कोक की प्राइस बढ़ेगी ना तो पेप्सी की डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों? कोक को कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो वो सारे के सारे कस्टमर कहाँ जाएंगे? पेप्सी की तरफ, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोनों एक साइड जा रहे हैं ना, पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। अगर कोक की प्राइस कम हो जाती है, कोक की प्राइस कम हो जाती है, सारे कस्टमर कहाँ जाएंगे? कोक के पास। और प्राइस पेप्सी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो आपने ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव होती है। वो क्या होती है? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सी गुड्स के लिए होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए होता है। ओके, उसके बाद आता है नेगेटिव, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव किसके लिए होता है? कंप्लीमेंट्री गुड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? पूरक वस्तुओं के लिए होता है। जैसे पूरक वस्तुएं कौन सी हैं? कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है ना, तो
कार की डिमांड क्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी नेगेटिव रिलेशन हुआ। तो किसके लिए है, कंप्लीमेंट्री गुड्स के लिए है। तो आपने ध्यान रखना है कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, नेगेटिव, या हम ये कह सकते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी होती है, कंप्लीमेंट्री गुड्स की होती है, पूरक वस्तुओं की होती है। उसके बाद आता है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके लिए होता है, जब गुड्स का आपस में कोई भी रिलेशन ना हो, गेहूं का कपड़े के साथ जब कोई भी रिलेशन ना हो, नो रिलेशन बिटवीन गुड्स, देन क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये थी डिग्रीज किसकी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही।